सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। मेरा नाम संदीप कुमार श्रीवास्तव है और मैं एक ट्रेनर हूँ जिसमें मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है 5S प्लस 1S बराबर 6S। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि ये 5S क्या है, 5S अपने शॉप फ्लोर पे कर लो, 5S की ट्रेनिंग कर लो। 5S के लिए ऑडिटर जो है वो बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि 5S में 1S क्या है, 2S क्या है, 3S क्या है, 4S क्या है और 5S पूरा क्या है। उसके साथ मैंने एक एस और जोड़ा है जिसको मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ कि 5S के साथ जो एक एस है वो सेफ्टी है और जिसको मिला के हम 6S कहते हैं। तो बट इसकी इसकी आवश्यकता इतनी क्यों है? क्योंकि आज की डेट में आपसे कोई भी सवाल जवाब पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 5S क्या है। सबको 5S का मतलब जो अधूरा ज्ञान है वो मतलब ये है कि 5S मतलब कि साफ सफाई कर दो। ऐसा भी है बट ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। तो हम आज समझेंगे, मैं आपको समझाऊँगा कि 5S क्या है। तो आओ समझते हैं इस ट्रेनिंग में आगे कि 5S क्या है। इस ट्रेनिंग को मैंने जानबूझ के पूरा हिंदी में बनाने की कोशिश की है। बट मेरा जो इंटेंट है, मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप लोग को 5S समझ में आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को कि 5S क्या है? 5S क्या है? पाइपस एक तरीका है जिसके माध्यम से वर्क स्पेस और वर्क फ्लो मैनेज किया जाता है, जिससे प्रोसेस और वेस्ट को रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। फाइफेस की वर्किंग एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है। दोस्तों, फाइफेस आज की डेट में चाहे वो कोई मैनेजर हो, चाहे वो कोई सुपरवाइजर हो, चाहे वो कोई ऑपरेटर हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, सबको फाइफेस का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि फाइफेस के अगर आपको फाइफेस पता है तो क्या कर तो आप अपने जो कार्य को 2 घंटे लगते हैं, उसको आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका पालन करें आप, तो आपको पता है कि उससे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे और उससे आपके काम जल्दी होंगे। क्योंकि प्रोसेस में कितने जितने भी तरीके के वेस्ट होते हैं, उनको 5S के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका जो साइकिल टाइम है, उसको भी हम 5S से बढ़ा सकते हैं। 5S के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो उसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ने के साथ-साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि 5S क्या है, तो उसको समझाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, 5S में मुख्यतः जो 5 एस है ये 5 एस जो है एक सारे जो है एस के नाम से शुरू होके मिला है। तो 5S में मिलकर बना है जो मुख्यतः वो एक जापानी नाम है 5S, जो पहला नाम है सीरी, दूसरा नाम है सेटो, तीसरा है सीसो, चौथा है सेकित्सु और पाँचवाँ है शित्सुकु। घबराइए मत, ये एक जापानी नाम है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको 5S को सिर्फ़ जापानी नाम के से ही जानें और याद करें। देखिए, अगर आप याद करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं इसे इंग्लिश में और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। देखिए, जापानी में जैसे मैंने आपको बताया कि 1S जो है, वो सेरी होता है, जिसको इंग्लिश में सॉर्टिंग कहते हैं और हिंदी में छँटाई कहते हैं। ऐसे ही 2S जो है वो सेटो होता है, जिसको इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर कहते हैं और हिंदी में इसको स्थिर कहते हैं या स्थिरता रखना कहते हैं। S3 जो है वो सीसो है, जिसको इंग्लिश में शाइन कहते हैं और हिंदी में जिसको स्वच्छता कहते हैं, जो आप साफ-सफाई कहते हैं। तो केवल ये 3 ही एस नहीं है या सिर्फ़ तीसरा एस ही नहीं है कि कोई आपसे पूछता है तो 5 एस क्या है? तो आप बोलते हैं सर साफ-सफाई। साफ-सफाई 5 एस में से एक एस है, जिसको 3 एस कहते हैं। आगे होता है S4 जो होता है, वो होता है सेकेकेत्सु, स्टैंडर्डाइज़ेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं और जिसका मतलब होता है मानकीकरण। S5 जो होता है वो होता है शित्सुके, जिसको इंग्लिश में सस्टेन कहते हैं और हिंदी में स्व अनुशासन कहते हैं। मतलब सबसे पहले अपने अंदर अनुशासन लाइए, फिर अपने काम के अंदर अनुशासन लाइए। देखिए, अगर आपको याद करना है, तो अगर आप ऑपरेटर, सुपरवाइज़र हैं, तो आप हिंदी वाले वर्ड यूज़ कर लीजिए। अगर आप उससे ऊपर सुपरवाइज़र के ऊपर इंजीनियर हैं, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों याद कीजिए। बट अगर आप टेक्निकल देखते हैं और लोगों को ट्रेन करते हैं, तो आपको सेरी, सीटो, सीसो, सेकेत्सु और शित्सुके इन सबके जापानीज़ नेम भी याद होने चाहिए, इंग्लिश नेम भी याद होने चाहिए
और हिंदी इन एमबीए होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना, जो मेरा एक्सपोज़र और जो मेरी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस रही है, मेरा मानना है कि जो इसमें से पहले 3 ऐसे, उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके आगे की जर्नी तो अपने आप आसान हो जाएगी जब आप इन 3 एस को पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पहला एस क्या है, दूसरा एस क्या है, तीसरा एस क्या है, चौथा एस क्या है और पाँचवा एस क्या है, प्लस छठा एस क्या है। उससे पहले मैं अगर आपको बताऊँ कि 5S के इतिहास के बारे में अगर आपको कुछ समझना है, तो देखिए, यह एक जापानी तकनीक है, जिसमें सबसे पहले 1980 में जापान ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने 5S का उपयोग किया और इस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का नाम दिया, जो बाद में 5S एक्टिविटी के नाम से फेमस हुई। और सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, चाहे नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, इसका उपयोग हुआ और उसका प्रारंभ हुआ 1990 के बाद। मतलब कि जो ज़्यादा इसकी बात होने लगी वो 1990 के बाद बहुत ज़्यादा बात होने लगी, क्योंकि ना ही केवल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका पालन किया गया ताकि रिज़ल्ट अच्छे मिल सके। हम शुरुआत करते हैं अपने 1S की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसके जापानी नाम की बात करूँ, तो ये सेरी होता है, जिसको इंग्लिश में सॉर्टिंग कहते हैं और हिंदी में छँटाई कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको सॉर्टिंग करनी है, मतलब छँटाई करनी है। छँटाई किन चीज़ों की? जो बहुत सारे अननेसेसरी आपके पास सामान पड़े हुए हैं। जैसे कि आप एक शॉप फ्लोर पे गए, आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। आप एक घर में गए, या तो आपने देखा वहाँ पे कहीं शूज़ पड़े हुए हैं, कहीं लैपटॉप पड़ा हुआ है, कहीं कुर्सी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है। आप अपने प्रेमाइसेस में गए, आपने देखा कि बहुत सारी फाइल्स पड़ी है। तो कहीं पे भी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ पड़ी हो, चाहे वो आवश्यक हो, चाहे वो अनावश्यक हो, उनको उनकी छँटाई करने को वनस कहते हैं। पहला एस पहला एस जो है, वो वो स्टेप है, इसमें अननेसेसरी सामान को कार्यस्थल से हटाने पर रहता है, हमारा जो ध्यान रहता है वो कार्यस्थल से अननेसेसरी सामान और नेसेसरी सामान को, दोनों को हटाने के लिए हमारा ध्यान रहता है। इसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, नेसेसरी, अननेसेसरी एंड मे नॉट नेसेसरी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी कोई कार्यस्थल है, जैसे आपका कोई शॉप फ्लोर है और वहाँ पे कुछ मशीनें भी पड़ी हैं, कुछ पार्ट्स भी पड़े हैं, कुछ आपके स्पेयर पार्ट पड़े हुए हैं, कुछ वहाँ पे आपके कुछ रैक्स पड़े हुए हैं, कुछ वहाँ पे आपकी ट्रॉली पड़ी हुई है। तो अगर आपको वहाँ पे सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है कि इसमें से क्या सामान ज़रूरी है, क्या सामान ज़रूरी नहीं है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत सबसे पहले छँटाई से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बहुत सारा एक सामान दे दूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ढूँढनी है। बट जो आपको चीज़ ढूँढनी है, उसको सबसे पहले ढूँढने से पहले आपको उसमें अलग-अलग करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक बैग में 5 के नोट, 10 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट, ये सारे भर दूँ और मैं उसमें से बोलूँ कि एक काम करो, आप जल्द से जल्द मुझे 5 के जितने भी नोट हैं, वो निकाल के लाओ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जाओगे और उसमें से निकालने लग जाओगे। बट उससे बेटर ये है कि अगर आप उन सबको सॉर्ट कर दो, उनकी छँटाई कर दो कि 5 को एक तरफ रख दो और 100 को एक तरफ रख दो, 50 को एक तरफ रख दो, 500 को एक तरफ रख दो। तो आप ना कि केवल ये बता पाओगे कि 5 के कितने नोट हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, 100 के कितने नोट हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, यहाँ तक कि आप उसे बता सकते हो कि उनके टोटल वैल्यू के साथ-साथ कितने वो नंबर्स में हैं। तो छँटाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ये जो नीडेड आइटम है और जो अननीडेड आइटम है, ये इनमें इनका काम करना कैसे है? अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पे देखिए मैंने नी कुछ, क्योंकि आपको इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें मिलेंगी, कुछ अनावश्यक चीज़ें मिलेंगी। बट ये अनावश्यक चीज़ें हैं, इनकी इनको आपको डिस्पोज़ कैसे करना है? इनको आपको रखना कहाँ पे है? अगर आप ध्यान से देखें, तो इसमें एक येलो टैग लगा है और एक रेड टैग लगा है। क्या लगा है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो येलो टैग है, मतलब कि ये हमारे कम काम की आवश्यकता है। आवश्यक तो है बट कम काम की आवश्यकता है। और जो रेड टैग है वो वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे वो हमारे बिल्कुल भी काम की चीज़ें ज़रूरत नहीं है और हो सकता है कि वो खराब हो चुकी हो। जैसा कि पीछे मैंने पिक्चर में आपको बताया था कि एक येलो टैग है जो आउट ऑफ सर्विस है। आउट ऑफ सर्विस मतलब खराब नहीं है, मतलब अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और रेड टैग जो है, मतलब ये हो सकता है कि खराब हो गया हो, या ये हो सकता है काम लेने योग्य नहीं है।
रेड टैग अगर आप देखें तो उसमें हम रेड टैग जब कोई मान लीजिए आप कोई शॉप फ्लोर पे गए और आपको एक एरिया दिया गया जिसमें आपको सॉर्टिंग करनी है या छटाई करनी है, तो आप वहां जाएंगे और सबसे पहले रेड टैग उनमें लगाएंगे जो हमारे लिए अनावश्यक है, और या फिर जो काम की चीजें नहीं है या फिर जो चीजें खराब हो गई हैं, तो उसमें उसका नाम लिखेंगे, किस डेट को आपने टैग लगाया, वो है क्या चीज, और उसको कौन ऑथराइज कर रहा है कि ये जो रेड टैग है इसकी ये चीज खराब है। येलो कार्ड क्या है कि ये अभी मेरे काम की चीज नहीं है। रीजन क्या है कि अभी ये हो सकता है कोई शाफ्ट हो जिसको बाद में लाया जाए, तो मैं इसको साइन करूंगा, डेट डालूंगा, टैग नंबर दूंगा, ताकि बाद में इस रिकॉर्ड से मैं निकाल पाऊं कि जो मैंने चीज अभी मेरे लिए अनावश्यक थी बट बाद में आवश्यक हो सकती है, उसको मैं लेकर आऊं, बट उसका रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे पास। देखिए इस कार्ड को मैंने थोड़ा सा ये इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि जितनी भी हमारे पास जो आवश्यक चीज नहीं थी, जो येलो टैग वाली थी, हमें वो सारी सॉर्टिंग करके छटाई करके हमें वो स्टोर में जमा करानी होती है, ताकि हमें इस वक्त आने पे हम उस सामान को वापस से स्टोर से इशू करा सके। तो 1S मतलब क्या होता है, आपकी सॉर्टिंग होता है, छटाई होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैसे आपने येलो टैग के जितने भी सामान को, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि येलो टैग के सामान को जैसे आपने यहाँ पे स्टोर में दे दिया है, तो ऐसे ही आपको जो रेड टैग है जो खराब हो चुका है, सबसे पहले वो सारा सामान एक जगह रखना है और उसकी बैरिकेडिंग कर दीजिए, या फिर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना दीजिए या एक कंट्रोल जोन बना दीजिए, जिसमें ताकि गलत चीज मिक्स ना हो सके। आपने जो इतनी मेहनत करी है उसका एक एरिया बनाइए। ये एक तरीका होता है, जब आप छटाई करते हैं तो सारा जो अनावश्यक अनावश्यक सामान जो खराब हो चुका है उसके लिए आप एक रेड टैग बनाइए और एक होल्डिंग एरिया बनाइए कि ये एरिया में जितना भी सामान रखा है या माल रखा है ये यूज करने योग्य नहीं है। उसके बाद इन सबको इनकी लिस्ट बनाइए, ताकि हमें पता सके कि हो सकता है कि इसमें बहुत महंगी चीजें भी हो सकता है सस्ती चीजें भी हो, तो उससे हमें जो मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करने में आसानी होती है कि मेरे पास कितना सामान है, किस मात्रा में सामान है, और उसमें क्या खराबी है, तो मैं उसको कैसे उसको फेंक सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो ये रेड टैग है इसमें क्या क्या आपको मेंशन करना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि किस कार्य क्षेत्र से मिला है, इसका टैग नंबर क्या है, और किस प्रकार का ये है। ये कच्चा माल है, ये योग्य है, या तैयार नहीं हुआ है, या टूल है, या अलमारी है, या कोई कुछ और है जो खराब हो चुका है, तो आप इस पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं और आइटम का विवरण दे सकते हैं और उस क्वालिटी बता सकते हैं कि खराब हो गई है, और बता सकते हैं कि आपने इसको क्यों रिजेक्ट किया है और किस दिन रिजेक्ट किया है। तो इससे क्या है कि जैसे आपको येलो टैग का जो जितना भी माल है वो स्टोर में जमा कराना है, तो रेड टैग का आपका जितना भी माल है अगर वो आपके योग्य नहीं है तो आपको उसको स्क्रैप करना है। बट स्क्रैप करने के लिए मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि ये क्यों स्क्रैप करना है और किस फील्ड में स्क्रैप करना है। दूसरा ऐसा है जिसको जापानी में सीटो कहते हैं, इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर कहते हैं, और हिंदी में स्थिर कहते हैं। देखिए, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, ये एक कहावत है इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हर वस्तु की एक जगह है और जगह पे वस्तु है, रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट इन ऑर्डर गिव एवरीथिंग अ प्लेस एंड अ प्लेस ऑफ हैव फॉर एनी ऑब्जेक्ट। और उसके इसका मतलब कि जो पहले चाहिए उसको आपको पहले रखना है, जो बाद में चाहिए उसको आपने बाद में रखना है, क्योंकि आपको सेट इन ऑर्डर में रखना है, आपको स्थिरता, आपको वो क्रमांक बनाना है कि पहले मुझे ये चाहिए, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि जैसे कि 1S में आपने जो भी आपकी आवश्यक चीजें थी वो एक तरफ कर ली, अनावश्यक चीजें एक तरफ कर ली, बट जो आवश्यक चीजें उसमें भी तो पहले आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी कि ये मुझे पहले जरूरी है, ये मुझे बाद में जरूरी है। तो 5S का दूसरा एस सेट इन ऑर्डर है अथवा सुजनित करना, 5S का दूसरा स्टेप है। इस स्टेप में हर उपयोगी सामान के लिए एक निश्चित स्थान फाइंड किया जाता है। इस स्टेप को करने में हम किसी आइटम को ढूंढने में लगने वाली समय और एनर्जी को बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट कर देंगे किसको, ऑर्डर को, कि पहले मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो है समय भी बचेगा और मेरी जो है प्रोडक्टिविटी भी बचेगी। इस स्टेप में स्टोरेज एरिया में उपयोगी वस्तुओं को रखने के लिए एक लेबलिंग, नंबरिंग और जोनिंग आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
इस स्टेप को करने के से हम अननेसेसरी मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन टाइम को कम कर सकते हैं। इस स्टेप में हम कैन सी, कैन टेक आउट एंड कैन रिटर्न की फिलॉसफी का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको आगे चल के लीन पढ़ाऊँगा, तो उसमें जो एक वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डाउन टाइम होता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कम होना चाहिए, आपका मूवमेंट कम होना चाहिए, आपकी प्रोसेसिंग टाइम कम होना चाहिए। जो भी सामान आपको फॉर एग्जांपल कोई असेंबली करनी है, तो आपको असेंबली करने के लिए अगर आपको पहला मटेरियल चाहिए, तो वो पहला मटेरियल आपको हाथ में मिल जाए, दूसरा मटेरियल आपको दूसरे उसके बाद मिल जाए, तीसरा मटेरियल आपको उसके बाद मिल जाए, तभी तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। ये देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम शो किया था कि एक नीडेड आइटम था, एक अननीडेड आइटम था। तो अननीडेड आइटम यानी कि आवश्यक और अनावश्यक को मैंने वननेस में बताया। बट जो ये नीडेड आइटम है, जिनके जिनका हमें काम है, उसमें उसकी रैंकिंग करना, उसका ऑर्डर को सेट करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि नीडेड आइटम का करना क्या है, व्हाट टू डू विद दिस नीडेड आइटम। जैसे कि ये एक कैबिनेट है, इस कैबिनेट में अगर मेरे को फाइल चाहिए, तो मैं इस कैबिनेट में रखूँगा। मैं एक और मेरे पास शेल्फ है, एक और मेरे पास शेल्फ है। बट ये इसमें अगर मैं शेल्फ में मार्किंग कर दूँ C1, C2, C3, तो मैं क्या करूँगा, मैं C2 का जितना भी मैंने मार्किंग की है, जब मैंने नीडेड आइटम में मार्किंग की थी, तो C2 को मैं C2 में रखूँगा, C3 को मैं C3 में रखूँगा और C1 को मैं C1 में रखूँगा। ऐसे ही मान लीजिए मेरी कोई डॉक्यूमेंटेड फाइल्स हैं, तो और उनको जो मेरी आवश्यक फाइल है, मैं उनको ऊपर रखना चाहता हूँ। मैं इस पे टेपिंग मार्क्स कर देता हूँ। देखो, टेपिंग मार्क सिस्टम दोस्तों इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि आपने बड़ी मेहनत करके कुछ फाइलों पे काम किया और वो फाइलें जमा करी और उसको आपने सबसे ऊपर रैंकिंग में लगा दिया। बट किसी कारणवश आपने कोई फाइल यूज़ की और उसको आप रखना भूल गए। तो जब आप देखेंगे कि ये टेप जो है, ये अगर यहाँ पे ये एक फाइल निकल जाएगी, तो यहाँ की ये टेप जो है हट जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो मिट गई है। ऐसे ही हम यहाँ पे टेपिंग से कलर कोड करते हैं, क्योंकि हमारे सारी फाइलों का कलर जो है ब्लू है, इसीलिए हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड से कर दिया। तो चाहे ये फाइल हटा लूँ तो भी इसका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, चाहे ये फाइल हटा लूँ तो भी इसका सीक्वेंस बढ़ जाएगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी एक फाइल मिसिंग है, जो कि मुझे ढूंढ के यहाँ पे रखनी है। इसीलिए सेट इन ऑर्डर का मतलब यही होता है कि आपको अपनी सारी चीज़ों को सेट करके रखना है और सही जगह रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि मान लीजिए आप एक स्कूल में गए और आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रिंसिपल कहाँ बैठता है। तो इसीलिए उसका ऑर्डर सेट होना चाहिए कि वो किस कोने में या कहाँ बैठता है। जैसे आप कभी स्कूल्स में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि लाइब्रेरी यहाँ पर है, तो उसका एक निर्धारित स्थान है। आपका शौचालय यहाँ पे तो उसका एक निर्धारित स्थान है, क्लासरूम यहाँ पे तो उसका एक निर्धारित स्थान है। तो हर किसी का निर्धारित स्थान बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि इस ये सारे हैं, इनको सेट करना है, तो सेट इन ऑर्डर में ये ज़्यादा ईज़ी है, इसमें सामान ढूँढना ज़्यादा ईज़ी है, या फिर आपको कोई टूल इसमें से निकालना है, तो ये ज़्यादा ईज़ी है। इसको दोस्तों टूल शैडो बॉक्स कहते हैं। अगर कोई मेंटेनेंस में काम करता है और सुपरवाइज़र है या फिर ऑपरेटर है, तो वो मेरी बात से बहुत ज़्यादा समझ लेगा कि अगर मैं यहाँ से अपना कोई पाना निकालना चाहता हूँ, तो मुझे ढूँढने में कितना टाइम लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कोई 8 नंबर का पाना लेना है, या मेरे को कोई प्लायर लेना है, या मेरे को कोई स्क्रू ड्राइवर लेना है, यानी कि पेचकस लेना है। तो मैं यहाँ ढूँढूँ, यहाँ ढूँढूँ, यहाँ ढूँढूँ, तो उसमें मेरा कितना टाइम वेस्ट होएगा। बट अगर मैंने उसको बिल्कुल एक ऑर्डर में लगा रखा है और मैंने उसको शैडो बॉक्स में सारे लाइन वाइज़ लगा रखे हैं, जो मुझे पहले चाहिए वो मैंने लगा रखा है और जो रिक्वायर्ड है वो मैंने लगा रखा है, नीडेड आइटम। तो क्या मैं यहाँ से जब निकालूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अगली बार मुझे शैडो का ये यहीं रखना है, ये प्लास मुझे यहीं रखना है। तो 2S एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप जितनी भी आपने छँटाई की होती है फर्नेस में, नीडेड आइटम जो होती हैं, उसको आप सेट इन ऑर्डर करते हो और उसको सही तरीके से लगाते हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। देखिए, इसमें अब 5S में जो तीसरा एस है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस है, क्योंकि आप लोग को भी अगर हम पूछते हैं कि 5S क्या है, तो आप लोग बोलते हैं कि सर साफ-सफाई। बट साफ-सफाई पाँचों एस में से एक तीसरा एस है, जिसको जापानी में सीसो कहते हैं, इंग्लिश में शाइन कहते हैं और हिंदी में स्वच्छता यानी कि साफ-सफाई कहते हैं। देखिए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो खुद हो आप,
चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका शॉप फ्लोर हो, चाहे वो आपका स्टेशन है जिस पे आप काम करते हैं, उन सब की सफाई करना हमारा हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी के साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए जब आप रोज़ नहाते हैं, तो आपको कितना साफ लगता है, आपका मन लगता है काम करने में। इसी तरीके से साफ-सफाई करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 5 एस का तीसरा है शाइन है, 5 एस का तीसरा स्टेप है ये। इस स्टेप में हम अपने वर्क प्लेस को एक निश्चित समय में साफ करते हैं या निश्चित समय प्रतिदिन, प्रति सप्ताह अथवा प्रति महीना हो सकता है। स्वच्छता में हम अपने कार्यस्थल को प्रतिदिन साफ करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई धूल तो नहीं है। इसमें करना क्या है? इसमें देखिए सिर्फ़ मशीन नहीं, उसके आस-पास की जितनी चीज़ें हैं, उनकी भी सफाई करना ज़रूरी है। जैसे कि ज़मीन, खिड़की, दीवार को साफ करना, ऑफ़िस के सभी आइटम्स को साफ करना, जैसे कि टेबल, मेज़ आदि, मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना और उसको फ़ॉलो करना। इक्विपमेंट और टूल्स की प्रतिदिन देखभाल करना, ये सब साफ-सफाई के अंदर आता है। क्योंकि देखो अगर आप अपने कार्य की टेबल की, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स की साफ-सफाई नहीं करेंगे, तो उससे आपको लॉस है। उससे आप ना उसको सही से यूज़ कर पाओगे और उसको आप कह दोगे ये तो खराब है और खराब हो भी जाएगा जल्दी। बट इसमें एक मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी साफ-सफाई करें, क्लीनिंग करें, तो वो क्लीनिंग जो है वो क्लीनिंग विद मीनिंग होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका दोस्तों? क्लीनिंग विद मीनिंग का मतलब ये है कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं एक बार एक मैंने एक लड़के को बोला कि आप ना ये वो फायर एक्सटिंग्विशर जिससे आग बुझाते हैं, आप उसको ज़रा साफ कर दो क्योंकि कोई ऑडिट है। तो उसने जब पीछे उसको साफ कर दिया और तो मैंने देखा कि वो तो चमक गया। बट मैं जब गया तो मेरे को पता था क्लीनिंग विद मीनिंग का मतलब होता है कि सिर्फ़ आपको आगे ही साफ नहीं करना, आपको ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, आगे, पीछे। क्लीनिंग विद मीनिंग का मतलब होता है कि आपको हर एंगल से उसको चेक करना है कि वो क्लीन है या नहीं। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर सफाई करके नहीं आनी। क्योंकि मान लीजिए कि आपने ऊपर-ऊपर सफाई कर दी और उसके पीछे कोई साँप है, कोई बिच्छू है, कोई छिपकली है, तो कल को अगर कोई उस पे हाथ उसको उठाने जाएगा, तो उसको अगर काट लिया किसी ने तो इसीलिए कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो आपका टूल हो, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, अगर आपकी टेबल भी है, उसके नीचे आपको तो ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ, सब जगह आपको चेक करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए, ढंग से क्लीन करना चाहिए। इस एक्टिविटी में एक कुछ शीट है, जैसे डेली मशीन क्लीन चेक शीट, इसमें एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं क्लिट। क्लिट का मतलब होता है क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग। ये एक 3 एस का पार्ट है। और मान लीजिए कि आपको कार्यालय की सफाई की जाँच हो चुकी, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ज़ोन क्लीनिंग जो आपके ज़ोन्स बने होते हैं 5 एस के, आप उनकी क्लीनिंग की चेक शीट बना सकते हैं। आपके पंखे और लाइट, पता चले पंखे और लाइट आप साफ नहीं कर रहे हो, उसपे धूल-धक्का इतना होगा कि पार्ट में वो मिक्स हो गया, गिर गया और पार्ट की क्वालिटी खराब होगी। 4 की क्लीनिंग शेड्यूल और टॉयलेट क्लीनिंग चेक शीट भी कुल मिला के आपको ये सब 3 एस में आपको मेंटेन करना चाहिए, आप क्लीनिंग करनी चाहिए। बट क्लीनिंग क्लीनिंग विद मीनिंग के साथ करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले ये क्लीन नहीं है, ये साफ-सुथरा नहीं है, सब कुछ चीज़ें फैली हुई हैं। बट जैसे ही इसने 5S में इम्प्लीमेंट कर दिया, चाहे इसने सबसे पहले जो इसमें छँटाई करी, फिर सेट इन ऑर्डर किया, ये देखिए फाइल्स लगाई और उसके बाद इसको साफ-सुथरा कर दिया। इसमें और इसमें देखिए कितना अंतर है। ऐसे ही पहले के ऑफ़िस में और इस ऑफ़िस में देखिए कितना अंतर है। ये देखिए, आपकी चाहे वो कैबिनेट हो जो मैंने पीछे एग्ज़ाम्पल दिया था, इसका एक निर्धारित समय होना चाहिए, इसका एक कैलेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि अब मन किया तो नहीं, आप जैसे हर इंडस्ट्री में एक रूल होना चाहिए कि 9 बजे अगर आपकी शिफ्ट शुरू होती है, तो आप 8:50 पे आके 10 मिनट अपनी मशीन को दीजिए। अगर आप ऑफ़िस में बैठते हैं तो अपने फाइल्स रैक की, अपने टेबल की सफाई कीजिए। तो इसका चाहे 10 मिनट लीजिए, चाहे 15 मिनट लीजिए, लेकिन पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको एक समय चुनना होगा कि मैं इसको हर एक दिन छोड़ के करता हूँ या डेली करता हूँ या और 15 मिनट करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि 4S क्या है? देखिए 4S है जापानी में सेकेत्सु, इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज़ और हिंदी में मानकीकरण। क्या मतलब है दोस्तों इसका? एक ऐसा सरल एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी का नाम ना हो, तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे
बेस्ट एग्जांपल कि दिल्ली मेट्रो का मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब भी आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो उसमें इंग्लिश में भी लिखा रहता है कि आपको कहाँ जाना है, हिंदी में लिखा रहता है कौन से गेट से कौन सा निकास स्थान है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि फॉर एग्जांपल आप मॉल में जाते हो और मॉल में आप ढूंढते हो कि वॉशरूम कहाँ पे है, बट आपको यही ना पता चले कि वॉशरूम कहाँ पे है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, वॉशरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर वॉशरूम के बाहर ये ना लिखा हो कि शी है या ही है, या मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है, तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा। तो मानकीकरण मतलब होता है कि आप उसको नाम दे दीजिए। मानकीकरण मतलब कि उसका नामकरण कर दो। तो अपने कार्यस्थल में हर चीज के लिए मानक निर्धारित करना करें और उन्हें बनाए रखें, यानी कि आप उनका स्टैंडर्डाइज नाम रख दें। 5S का चौथा एस, S1 से लेके S3 तक हम 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये स्टेप एम्प्लॉयज को 5S के स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में भाग लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। क्या मतलब है इसका कि जो हमने 1S से 3S तक किया, जो हमने छटाई की, फिर हमने जो हमें आवश्यक चीजें थी उसको पहले रखी और फिर हमने उसकी सफाई कर दी, बट हमने उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया कि ये फाइल का रैक है, ये टूल का रैक है, यहाँ पे प्लायर मिलता है, यहाँ पे ये जगह, यहाँ पे जाने के लिए ये मेंटेनेंस का रूम है, ये HR का रूम है। तो अगर मैं वो चीजें मानकीकरण नहीं करूंगा, मैं उनको नामकरण नहीं करूंगा, मैं उनको नाम नहीं दूंगा, मैं उनको स्टैंडर्डाइज नहीं करूंगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा एक बड़े से कंपनी में। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका HR कहाँ बैठता है तो किससे डिस्कस करोगे अपनी सैलरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रास्ते में भी लिखा होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाना है, किसका कमरा कौन सा है। ये सब मानकीकरण है। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन का उपयोग करके हम S1 से S3 की एक्टिविटी को आसानी से कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के माध्यम से हम वर्क इंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं, चेकलिस्ट डेवलप करते हैं और रेगुलर उसे SOP का निर्माण करते हैं। स्टैंडर्ड बनाने के बाद 3S को लागू करने में आसानी होती है और उसे प्रतिदिन फॉलो करवाने में भी दिक्कत नहीं होती है। कार्यस्थल में रखी हुई वस्तुओं को ढूंढने में भी आसानी होती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ लिखी है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये चेक करना है, ये चेक नहीं करना है, इसको यहाँ रखना है, तो बहुत आसानी होती है। तो ये जो है ये 4S है। एक सरल एग्जांपल देते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि अगर रोड पे कोई रेड लाइट सिग्नल सी ना हो, किसी को कहीं से भी जाना हो, तो फिर तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाएगा। इसीलिए आपके जो ये साइन है कि इसका मतलब रेड का मतलब रुक जाओ, येलो का मतलब ठहर जाओ और ग्रीन का मतलब चले जाओ, या नो पार्किंग, अगर यहाँ लोग पार्किंग नो पार्किंग का बोर्ड ना लगाए और सारे लोग पार्किंग लगा दें, तो फिर तो आने जाने वाले दोस्तों के, इसका क्या मतलब है कि धूम्रपान नहीं करना। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब मानकीकरण है, ये सब जो है स्टैंडर्डाइजेशन है। मेरे मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे पास ये ना लिखा हो कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। जाना तो मुझे लखनऊ, पहुंच जाऊंगा मैं अमृतसर। इसीलिए मानकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही ओनली 5S में बल्कि हर जगह। देखिए, हम मानकीकरण करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे कि कितने तरीके की टेप्स आती हैं कि अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो ब्लैक टेप लगा दो। आपने ये जेब्रा टेप देखी होगी। ये जेब्रा टेप होती है कि यहाँ पे हजार्डस एरिया, जैसे ज़्यादातर ये स्टोर्स में होती है। आपने ये ग्रीन देखी होगी कि फिनिश गुड यहाँ रखते हैं, रॉ मटेरियल ब्लू के इधर रखते हैं। तो ये टेप से जो हम जो आउटलाइन करते हैं, आपने देखा होगा आपका जो गैंगवे है उसमें येलो मार्किंग होती है, जो दोनों तरफ चलने के लिए होती है, जिसके बीच में हम चलते हैं। ये देखिए जैसे एग्जांपल, अगर आपको मटेरियल रखना है तो यहाँ इसके अंदर और ये जो होता है ये देखिए, ये रहा कि यहाँ से आपको चलना है और ये आपको मार्किंग करनी है। तो ये जो टेप्स होती हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप इसमें चल सकते हैं। ये देखिए मार्किंग कर रखी है आपने, ये ए बिन को यहाँ रखना है, बी बिन को यहाँ रखना है। और ये देखिए आपके जो लिफ्टर्स होते हैं, जो ट्रॉलीज होती हैं, उनकी एक स्थान है उनका। ये अगर यहाँ पे लिखा ना हो कि इनको यहाँ खड़ा करना है तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो चाहे नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, इन सब जगह मानकीकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानकीकरण करने से पहले यानी स्टैंडर्डाइज करने से पहले आपको 1S 2S और 3S से
आपको हेल्प मिलेगी और जब ये चीज़ें स्टैंडर्ड हो जाएँगी, तो आपको उसको स्टैंडर्डाइज़ वे में आपको उसका नामकरण कर देना, मानकीकरण कर देना है। देखिए, ये जो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ये सारे क्या हैं? ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ जिनको हम फॉलो करते हैं। ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं। ये देखिए 5S क्या है कि आज मैंने मेंटेन किया, ये पूरे महीने का कैलेंडर है, मैंने मेंटेन किया, यस मैंने मेंटेन किया। ये वर्क एरिया है, ये प्रोसेस एरिया है। तो ये जितने भी स्टैंडर्डाइज़ वाली चेक शीट है, इनको मेंटेन करना 4S के अंदर आता है। आइए समझते हैं कि 5S क्या है? आखिरी 5S, टोटल 5S नहीं, आखिरी पांचों एस में से आखिरी 5S है। जब हमने छटाई कर ली, हमने जो आपकी सेट इन ऑर्डर कर लिया, यानी कि स्थिरता कर ली, हमने तीसरा आपका सफाई कर ली, चौथा हमने मानकीकरण कर लिया। तो अब डिसिप्लिन भी तो बनाना है और उसका अनुशासन भी तो बनाना है कि जो भी आपने ऊपर चारों एस में किया, उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंटेड बनाइए कि आपको ऊपर के चारों इसको मेंटेन करना है। उसको ही जापानी में शित्सुके कहते हैं, इंग्लिश में सस्टेन कहते हैं और हिंदी में स्व अनुशासन कहते हैं। सस्टेन में हम S1 एस से लेके S4 तक की एक्टिविटी को डिसिप्लिन, कमिटमेंट, एम्पावरमेंट माध्यम से मेंटेन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया S1, S2, S3 का नामकीकरण करने के लिए 4S करते हैं और S1, S2, S3, S4 को सस्टेन डिसिप्लिन बनाने के लिए 5S का ये हम यूज़ करते हैं। इस स्टेप में हम रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग भी करते हैं कि किसकी कितना काम मैंने कर लिया, क्या एक्टिविटी है, कौन इस मैं ज़ोन डिसाइड कर देता हूँ ताकि हर ज़ोन में अलग-अलग एक्टिविटी हो। 5S एक्टिविटी में एवैल्यूएट करते हैं किसको इस अगर मैं 1S में किसको कितने मार्क्स मिले, 2S में कितने मिले, 3S में कितने मिले, 4S में कितने मिले। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी ऑडिट्स होती हैं, वो 5S के अंदर आती हैं। सभी कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी से काम करने के लिए उत्साहित करना होता है, यानी कि डिसिप्लिन बनाना होता है। अनुशासन में बात करनी होती है, अनुशासन लगाना होता है, ज़ोन्स बनाने होते हैं, लीडर्स बनाने होते हैं, ताकि हर कोई अपने निर्धारित स्थान की 5S कर सके। चाहे वो छँटाई हो, चाहे वो स्थिरता हो, चाहे वो आपकी सफाई हो, चाहे वो मानकीकरण हो और चाहे वो अनुशासन बनाए रखना हो। ये देखिए, अगर जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हौच-पौच मच गई थी अगर वहाँ पे रेड लाइट ना हो। बट यहाँ पे अगर मैंने डिसिप्लिन बना दिया, तो रेड लाइट होने से, मानकीकरण करने से देखिए सब लोग जब रेड हुआ तो ये रुक गए, रेड हुआ तो ये रुक गए। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि स्टैंडर्डाइज़ेशन के बाद डिसिप्लिन करना, डिसिप्लिन में रहना और उसको सस्टेन करना। तो 5S प्लस एस इज इक्वल टू 6S जो कि मैंने बताया था कि आपको इन सारे काम करते समय अगर जो 6S यानी कि सेफ्टी यानी कि आपको अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। सेफ्टी में आपके आसपास कोई नुकीली चीज़ें ना हो, कोई ऐसा नियर मिस ना हो कि उससे बड़ा हादसा हो सके, आपको एक्सीडेंट्स बचाने हैं। तो पाँचों एस के साथ-साथ आपकी सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ शाइनिंग एग्जांपल मैंने दिए हैं ताकि आप इस ट्रेनिंग में रिलेट कर सकें कि 1S, 2S, 3S, 4S, 5S एंड 6S क्या है। जैसे ये देखिए बिफोर 5S की कंडीशन ये है, आफ्टर 5S की कंडीशन ये है। ये देखिए पहले ये कैसे दिखता था, अब इसको 5S में देखिए कितना अच्छा कर दिया है। सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज़ कर दी हैं, जो चीज़ें जो उसका नाम उनका नाम दे दिए हैं कि ये यहाँ हॉस पाइप रखेंगे, यहाँ सिलेंडर रखेंगे। ये देखिए जो शैडो बॉक्स था उसको लगा दिया है। इसकी मार्किंग कर दी है। इसमें जो जो आपके स्क्रूज होते हैं वो रख दिए हैं। सबकी मार्किंग है यहाँ पे। ये क्या है? ये 4S है, ये स्टैंडर्डाइज़ेशन है। ये देखिए सारी बॉटल जो थी वो पहले ऐसे रखी हुई थी। अब जो है लॉकटाइट ऊपर है, केमिकल नीचे है, स्प्रे पेंट नीचे है। अगर मैं फाइल के रैक्स की बात करूँ, पहले कोई सिस्टमैटिक ही नहीं था। अब ये सिस्टमैटिक फाइल अरेंजमेंट कर दिया है। पहले कहीं भी कुछ रखा था बट अब स्टैंडर्डाइज़ेशन कर दिया है। और उसके बोर्ड लगा दिया है। ये देखिए प्रोडक्शन में आप क्या किस दिन प्रोडक्शन हुई है, ओके हुई है, नॉट ओके हुई है, उसका स्टैंडर्डाइज़ेशन कर दिया है। इन्वेंटरी में सब कुछ सही है, नॉट ओके है, उसका मानकीकरण कर दिया है। ये देखिए आपके जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट होते हैं, जो आपके शॉप फ्लोर पे जो डब्ल्यूआईपी एरिया है, उनको एक जगह कर दिया है। यहाँ पे चलने-फिरने की जगह दी है, यहाँ पे चलने-फिरने की जगह ही नहीं है। बट 5S का देखिए आपको सारी चीज़ें लाइन में लगा दी हैं। ये देखिए टैगिंग कर दी है यानी कि मानकीकरण
कि ये इसका टैग ये है, ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है, ये क्यों रिजेक्ट है, इसके रेड टैग के अंदर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको रेड टैग की एक्टिविटी बताई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप 5S के अंदर पढ़ते हैं, बट इस ट्रेनिंग में आपको जो मैंने 1S 2S 3S 4S 5S एंड 6S बनाया, उसको आपको याद रखना है कि 1S कुछ नहीं है, वो एक छटाई है। 2S कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, वो सेट इन ऑर्डर यानी स्थिरता है कि पहले क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, जो आवश्यक है उसको पहले रखो। तीसरा शाइनिंग, जो हमारा जो शाइन है, जिसको हम क्लीनिंग विद मीनिंग के साथ कर सकते हैं, जो मैंने आपको क्लिप बताया था कि क्लीन करो, लुब्रिकेट करो, जहाँ पे तेल देने की जरूरत हो तेल के करके लुब्रिकेट करो, इंस्पेक्शन करो, टाइटनिंग करो, और चेकलिस्ट बनाओ। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानकीकरण करो, अगर नाम नहीं होगा तो पहचान नहीं होगी। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन रखो, और इनके साथ साथ 6S जो सेफ्टी रखे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो, और मेरी तरफ से इतना ही। आई होप कि मेरा ये छोटा सा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो, और आपको 5S की क्लैरिटी मेरे वीडियो से और अच्छी हो। देखिए, ये लर्निंग का मोड है, आप मुझे कुछ सिखाइए, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, बट इसको देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्वालिटी विद संदीप को। थैंक यू सो मच।